अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप तमाम ये खैराफियत से होंगे और खुशकुन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों मंटो। कौन है मंटो? झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार मंटो के लिए कहा जाता है। आपने जिस तरह शेर व शायरी में मीर और गालिब की जो अज़मत जो आप जानते हैं, अगर शेर व शायरी में मीर और गालिब का जो मर्तबा जो मकाम है, तो अफसाना निगारी में अगर प्रेमचंद के बाद कोई नाम गिना जाता है तो वो गिना जाता है सादत हसन मंटो का। आज हम इस पूरे वीडियो में मंटो साहब के बारे में पूरी तफसील से, इनकी ज़िंदगानी के बारे में, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं मंटो के बारे में। मंटो के बारे में हम इस पूरे वीडियो में 5 चीज़ों की तरफ निशानदेही करते चलेंगे। पहली चीज़ है तारुफ, मंटो की पर्सनल लाइफ के बारे में। मंटो का तारुफ क्या है, मंटो कौन शख्सियत है, ये बात आपको तारुफ में पता चलेगी। दूसरी चीज़ है निजी ज़िंदगी, मंटो की पर्सनल लाइफ में कैसे कैसे मरहलों से वो गुजरे हैं, किन किन हालातों से वो 2-4 हुए हैं, ये सब बातें इसमें पता चलेगी। तीसरी बात हम बात करेंगे तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में। मंटो का एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है, मंटो ने अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी तालीम हासिल करी है और किस तरह से हासिल करी है। चौथा टॉपिक है शख्सियत और हालात ज़िंदगी। मंटो किस शख्सियत का नाम है, मंटो किस हैसियत का नाम है, मंटो कौन सी पर्सनालिटी है, ये सब बातें और इनकी हालात ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात गुजरे हैं, उन सब के बारे में पता करेंगे। और लास्ट का टॉपिक होगा दोस्तों अदबी ज़िंदगी और तसानीफ। अदबी ज़िंदगी कह सकते हैं लिटरेरी लाइफ। इन्होंने लिटरेचर में, उर्दू अदब में क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं, कौन कौन सी तसानीफ आपने पेश की हैं। हालांकि आपको एक अफसाना निगार की हैसियत से जाना जाता है। किसकी हैसियत से? एक अफसाना निगार की हैसियत से जाना जाता है। लेकिन आपने नावल भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नावल भी लिखे हैं, आपने खाके भी लिखे हैं, आपने खाके भी लिखे हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, 5वें टॉपिक में जानेंगे। हालांकि सादत हसन मंटो के अलावा मैंने जितने भी टॉपिक जिस किसी भी राइटर के बारे में पढ़ाए हैं, चाहे वो शहरी असनाफ से हो, चाहे नसरी असनाफ से हो, चाहे वो शायर हो, चाहे मुसन्निफ हो, मैंने सभी का एक पैटर्न यूज़ किया है और ये पैटर्न सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। हालांकि इस पूरी डिटेल में जो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इम्तहान के मुतालिक कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, उन चीज़ों की तरफ मैं निशानदही करता चलूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और सबसे पहली चीज़ क्या है? तारुफ। क्या है दोस्तों? तारुफ। नाम इनका सादत हसन। नाम क्या है? सादत हसन, बस इतना ही इनका नाम है। तो फिर मंटो क्या है? मंटो इनका जाति का नाम है, कश्मीर की एक जाति है। आपने देखा होगा हर क्षेत्र में, हर एक राज्य में, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग पाए जाते हैं। तो कश्मीर की एक जात है, कश्मीर की क्या है? एक जात है, उस जात का नाम क्या है? मंटो। और इस मंटो से ही आप क्या हुए हैं? फेमस हुए हैं। इस मंटो से आप क्या हुए हैं? फेमस हुए हैं। ठीक है। पैदाइश इनकी हुई है 11 मई 1912, सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में। हालांकि इतना डिटेल में आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा सादत हसन मंटो की पैदाइश कब हुई, तो आपको जवाब देना है 11 मई 1912। पूरी डेट भी कई बार नहीं आती है, ज़्यादातर आती है 1912, इतना ही ऑप्शन में आता है। दूसरा पूछा जाएगा इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको बताना लुधियाना। लुधियाना का पंजाब में, ये सभी आपको पता है। सिमराला जो वर्ड है, ये वर्ड कहीं सिमराला है, कहीं समराला है, कहीं बिमराला है, अलग अलग वर्ड इसको कई जगह लिखे हुए हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो वर्ड है, जो एनसीईआरटी से मैंने कॉपी किया है, वो है क्या है? सिमराला। क्या है? सिमराला। अब बात करते हैं वफात इनकी 18 जनवरी 1955, लाहौर, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। नाम सादत हसन मंटो इनकी ज़ात का नाम है जिससे आप फेमस हुए हैं। पैदाइश 11 मई 1912 लुधियाना में, और वफात हुई 18 जनवरी 1955 लाहौर पाकिस्तान में। ये इनका क्या है दोस्तों? तारुफ। तारुफ से रिगार्डिंग एक दो चीज़ें और देखिए। अब बात करते हैं वालिद का नाम, ख्वाजा गुलाम हुसैन, पेशे से जज। पेशे से क्या थे? जज। जज को उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों? मुंसिफ। आपके पिताजी, आपके डैड, आपके फादर क्या थे? पेशे से जज थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे। एक जज होता है, बड़े रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला होता है। तो इनके पिताजी क्या थे? बहुत ज़्यादा सख्त आदमी थे। दादाजी का नाम है जमालुद्दीन, जिनका सवाल बनने के बहुत कम चांस रहते हैं। आपसे सिर्फ वालिद का नाम ही पूछा जाएगा। वालिदा का नाम इनका सरदार बेगम। वालिदा का नाम क्या है? सरदार बेगम। बीवी का नाम है सफिया बेगम।
जिनसे इनकी शादी हुई थी 26 अप्रैल 1939 में इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और ये सवाल भी बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन चूंकि हम इनके बारे में डिटेलिंग में जान रहे हैं तो इस बात को भी जानना आपके लिए जरूरी है। इनका एक बेटा था, कितने बेटे थे, एक बेटा था, उसका नाम क्या था, आरिफ। क्या नाम था, आरिफ। और ये 1.5 साल के बाद क्या हो गया था, फौत हो गया था। इनकी 3 बेटियां थी, निकहत, नुजहत और नुसरत। इन सभी से रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाता है, वालिदा का भी पूछा नहीं गया है, ज्यादातर सिर्फ वालिद का नाम ही पूछा जाता है और इनकी वफात की तारीख और इनकी पैदाइश की तारीख ज्यादातर पूछी जाती है। तो ये है इनका तारुफ, इनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, दादा का नाम, बीवी का नाम, बच्चों का नाम, इनकी पैदाइश की तारीख और पैदाइशी वफात, जाए पैदाइश और जाए वफात, यही आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है, किसी भी शायर, किसी भी मुसन्निफ के बारे में जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो आता है उसकी निजी जिंदगी के बारे में। क्या सवाल पूछा जाता है, निजी जिंदगी उस शायर की, उस मुसन्निफ की कैसी रही है, आपसे सवाल पूछा जाता है। आइए, मंटो के अजदाद 18वीं सदी में कश्मीर से आकर पंजाब के लुधियाना में रिहाइश पजीर हुए। उन्हें अपने कश्मीरी होने पर बहुत फख्र था। मंटो का खानदानी पेशा सौदागरी था। ये खानदानी हो गया, खानदानी नहीं दोस्तों, ये क्या है, खानदानी। क्या है, खानदानी पेशा। मंटो के अजदाद कहते हैं बाप दादा। इनके बाप दादा पहले कहाँ रहते थे, कश्मीर रहते थे और बाद में कहाँ गए, पंजाब के लुधियाना में आकर रिहाइश पजीर हो गए, वहां पर आकर आप निवास करने लगे। इनको अपने कश्मीरी होने पर बहुत फख्र था, बहुत फख्र के साथ बोलते थे मैं कश्मीरी हूँ। और जब भी कोई कश्मीरी मिलता था तो बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे आप मिला भी करते थे। मंटो का खानदानी पेशा क्या था, सौदागरी था। मैंने बताया कि वालिद साहब जज थे, तो ऐसा नहीं कि खानदानी पुश्त दर पुश्त जज थे, नहीं, इनके खानदान का पेशा क्या था, सौदागरी था, लेकिन इनके वालिद साहब क्या थे, जज थे। मंटो के परदादा हजरत रहमतुल्लाह एक नामी बुजुर्ग हुए हैं। ये सवाल पूछा नहीं जाता है पर आपको डिटेलिंग में रखनी है कि मंटो के जो परदादा थे रहमतुल्लाह एक बहुत नामी बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्हीं के बेटे कौन हैं, जमालुद्दीन। यानी आप यूँ समझ लीजिए हजरत रहमतुल्लाह के और भी औलादें होंगी, उन औलादों में से एक औलाद थी जिसका नाम क्या था, जमालुद्दीन, जो कि इनके दादा थे। अब इनके दादा के भी एक खास बेटे थे जिनका नाम क्या था, गुलाम हुसैन। और गुलाम हुसैन से कौन है, मंटो। इतनी सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है ख्वाजा गुलाम हुसैन, जमालुद्दीन का नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। मंटो के वालिद ने 2 शादियां की थी। मंटो उनकी दूसरी बीवी के बतन से थे, यानी दूसरी बीवी के पेट से थे। मंटो के वालिद ने कितनी शादियां की थी, 2 की थी, और मंटो दूसरी बीवी से थे। जब जमाना मंटो की तालीम और तरबियत का था वो रिटायर हो चुके थे। मंटो के वालिद साहब, जज साहब क्या हो गए, रिटायर हो गए। जब मंटो पढ़ाई लिखाई का टाइम था, मिजाज में सख्त गिरी थी, इसलिए मंटो को बाप का प्यार नहीं मिला। बाप की सख्त गिरी ने उनके अंदाज में बगावत का जज्बा पैदा किया। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं, क्योंकि मंटो के वालिद एक जज थे और हर इंसान का नेचर होता है, एक रहन सहन का तरीका होता है, तो उनके उस्ताद थोड़े स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड आदमी थे, थोड़े सख्त मिजाज के इंसान थे। इसी सख्ती की वजह से उनको कभी बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ और यही चीज़ उनको अंदर से अंदर खाई जाती थी और आगे जाकर उनके जहन में, उनके तरीकों में उनको बगावत करने का, उनको बगावत वाला जो जज्बा होता है वो बचपन से उनके अंदर पैवस्त हो चुका था। ये है दोस्तों की पर्सनल लाइफ। कुछ और बातें भी देखिए। अब बात करते हैं कि तालीम के बारे में, इनकी शिक्षा, इनकी एजुकेशन कैसे रही है, बड़ी कमज़ोर रही है। एजुकेशन के मामले में इतने दमदार इंसान नहीं थे, ज़्यादातर उर्दू में ही फेल हो जाते थे। उसके बावजूद आप उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा वक़ार आपको हासिल है। आइए तालीम के बारे में बात करते हैं। मंटो बचपन में शरीर और तालीम की तरफ से बेपरवाह थे। ये लफ्ज़ है शरीर, एक हिंदी में होता है शरीर, ठीक है, क्या होता है, शरीर, शरीर यानी बॉडी, लेकिन यह उर्दू में शरीर कहते हैं दोस्तों शरारत करने वाले को। जगह बच रही गई, शरीर मतलब है दोस्तों शरारत करना, यही समझ लीजिए शरारती। तो मंटो क्या थे दोस्तों, बचपन में बहुत शरारती थे, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, अपने काम करना है, मस्त दिन भर दम मचाना है, यार दोस्तों में घूमना फिरना है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और तालीम की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह थे, अपने को तालीम से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से फालतू चीजें। मैट्रिक 10वीं क्लास कहते हैं, मैट्रिक में 3 बार फेल होने के बाद बिलाखिर चौथी बार 1931 में
3rd डिवीजन से इम्तिहान पास किया। एक 10th क्लास में आप 3 बार फेल हो गए और चौथी बार में पास हुए, लेकिन उसमें भी उर्दू में क्या हो गए, आप फेल हो गए। उसके बाद भी देखो उर्दू अदब में इनका नाम कितना बड़ा है। वो उर्दू में फेल हो जाते थे। मैट्रिक तक की तालीम उन्होंने मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से हासिल की। ये सवाल बनता है दोस्तों कि मैट्रिक तक की तालीम आपने कहां से हासिल की? मैट्रिक तक की तालीम आपने मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से हासिल की। उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज में FA में दाखिला लिया, लेकिन उसे छोड़कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए और वहां साले दौम में दाखिला लिया, लेकिन तपेदिक की बीमारी की वजह से तालीम जारी ना रख सके। 10th में आप 3 बार फेल हो गए और चौथी बार में पास भी हुए, तो 3rd डिवीजन पास हुए और बार बार उर्दू में हमेशा आप क्या हो जाते थे, फेल हो जाते। इसके बाद उन्होंने हिंदू सभा कॉलेज, एक कॉलेज का नाम है हिंदू सभा कॉलेज में आपने दाखिला लिया। किसमें दाखिला लिया? FA में। किसमें लिया? FA में। लेकिन यहां भी 1 साल के बाद आपका मन नहीं लगा और आप कहां चले गए दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि उस टाइम में MAO कॉलेज था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये बाद में 1920 में इसको ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। वहां भी आप साले दौम में आपने साले दौम यानी 2nd ईयर में आपने क्या किया है? 2nd ईयर में आपने दाखिला लिया है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई नहीं रख सके। उसकी वजह क्या थी? उनको तपेदिक की बीमारी हो गई थी। एक्चुअल में क्या था दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर थे। यार दोस्तों में घूमना फिरना, उधम मचाना और यार दोस्तों की संगत की वजह से आपने शराब पीना, शराब नौशी, सिगरेट पीना, ये सभी चीज़ों की लत उनको बहुत ज़्यादा लग गई थी। इसी वजह से आपको क्या हो गया? तपेदिक की बीमारी होगी। तपेदिक कहते हैं दोस्तों टीबी की बीमारी। किसको कहते हैं? टीबी की बीमारी को, जिसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षय रोग भी कहते हैं। FA के इम्तिहान में ये 2 मरतबा नाकाम हुए, दोनों मरतबा उर्दू में ही क्या हुए? फेल हुए। FA का इम्तिहान भी दिया, 2 साल तक दिया और दोनों साल तक क्या हुआ दोस्तों? फेल ही हो गए, नाकामी हो गए। FA के इम्तिहान में भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, इसमें भी हमेशा बदनसीबी से नाकामी भी हासिल हुई। ये थी दोस्तों की एजुकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों मंटो की शख्सियत और हालात ज़िंदगी। मंटो कौन सी पर्सनैलिटी है, मंटो किस शख्सियत का नाम है और मंटो की हालात ज़िंदगी कैसी गुजरी है, ये टॉपिक थोड़ा डिटेलिंग में थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आपको इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। एक एक बात की तरफ पूरी तवज्जो से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मंटो का शुमार अहम अफसाना निगारों की सफ़े अव्वल में होता है। वो एक सच्चे और बेबाक फनकार थे। अफसाना निगारों के जो टॉप मोस्ट पे जो नाम थे, जैसे प्रेमचंद हुआ, मुंशी प्रेमचंद हुआ, कृष्णचंद्र हुआ, उस टॉप की लिस्ट में सबसे पहले नामों में आपका नाम क्या होता है? शामिल होता है। वो जो भी लिखते थे सच्चे और बेबाक फनकार थे। सच्चाई के साथ लिखना, भली बातें कैसी हो, लोगों को कहते हैं ना, मतलब सच बोलता हूँ भले बुरा लगे या भला लगे, मैं एकदम साफ कहने वाला स्पष्ट आदमी हूँ। तो आप भी बिल्कुल स्पष्ट आदमी थे जो लिखते थे बेबाकी के साथ, बिना किसी डर के, निडरता के साथ लिखते थे। मंटो को लिखने का शौक दौरान तालीम से ही था। उन्होंने जो कुछ लिखा वो खुलूस और ईमानदारी से लिखा। बचपन से शौक था इनको लिखने का। जब पढ़ाई करते थे तब से इनको लिखने पढ़ने का नहीं, लिखने का इनको क्या हो गया था? शौक था। जो भी लिखते थे खुलूस कहते हैं प्योरिटी, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। बात कैसी भी है उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल खुलूस के साथ साफ सुथरा इन्होंने लिखने की राह अपनाई। मंटो ने बड़ी बेबाकी और जुर्अत के साथ ऐसी किरदार निगारी की है कि किरदार निगारी के बादशाह कहलाए। आपने जो भी किरदार रचे हैं, जो भी किरदार आपने उसमें लिखे हैं, अपने अफसानों में, अपने नॉवेलों में, अपने खाकों में तो प्रॉपर होते ही हैं, तो अफसानों में जो किरदार आपने बनाए हैं, जो किरदार आपने गढ़े हैं, वो जिंदा और जावेद हमेशा के लोगों को याद रहेंगे। आपने एक अफसाने का नाम सुना होगा, नया कानून। क्या सुना है? नया कानून। उसमें कौन होता है किरदार? मंगू कोचवान। अब वो मंगू कोचवान जिंदा है हमेशा किसकी वजह से? मंटो की वजह से। देखिए मंगू कोचवान नाम का कोई आदमी होता नहीं है, मंगू उसका नाम होता है, कोचवान वो टांगा गाड़ी वगैरह चलाता है, तो कोचवान उसका काम था और मंगू उसका नाम था। लेकिन मंगू जिंदा है किसकी वजह से? मंटो की वजह से। जबकि मंगू प्रॉपर कोई इंसान दुनिया में वजूद में नहीं है। तो किरदार निगारी के आप क्या कहलाए दोस्तों? बादशाह कहलाए। मंटो के फन की इनफरादियत ये थी कि उन्होंने ऐशो इशरत और मुसर्रत में डूबे हुए या पड़े हुए लड़का लड़की, तवाइफों और समाज के गिरे हुए और नापसंदीदा लोगों को अपने अफसानों का मौजू बनाया और उन किरदारों के लिए इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा की। उनके अफसानों में बला की जान है। ये जो टॉपिक है इसको आपको ढंग से समझना है और याद रखना है। मंटो की खासियत ही यही है। मंटो के फन की इनफरादियत कहते हैं इंडिविजुअलिटी।
उनका लिखने का ढंग सबसे अलग है। आप देखिए जितने भी मुसन्निफ हैं, जितने भी शायर हैं, अगर सभी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो सबकी अलग अलग कुछ खासियत है कि उनको जाना पहचाना क्यों जाता है, उनका नाम आज क्यों है। अगर गालिब का नाम आज लिया जाता है तो गालिब कहते हैं, गालिब के बारे में कहा जाता है कि गालिब ने शायरी को एक जहन दिया है। गालिब से पहले शायरी नहीं थी। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने जब तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बोला था हमें अदब का मयार बदलना होगा, हमें अदब का मयार बदलना होगा। हमें हीरो, जरूरी नहीं है हर हीरो को सुपर हीरो हो जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, उसमें सुपर पावर्स हों, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को अपने अफसानों को क्या बनाया, हीरो बनाया। तो मंटो कहाँ पीछे रहने वाले थे। मंटो ने कहा कि मैं एक नई राह निकालूंगा और लोगों में एक अलग राह निकालूंगा, एक नया रास्ता पकड़ूंगा जिससे लोग मुझे पहचानेंगे। और उसी वजह से मंटो को पहचाना जाता है। मंटो क्यों पहचाना जाता है, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसका टॉपिक क्या है, ऐशो इशरत और मसरत में पड़े हुए लड़का लड़की। ऐशो इशरत समझते ना, जिनके बाप दादा के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ऐशो अय्याशिया करना, ज़िंदगी के मज़े लेना, खाना पीना उड़ाना, यही जिनका काम होता है। ये इनके टॉपिक हैं, ये इनके लिखने का टॉपिक है, मौजू है। तवायफों यानी अड्डे और समाज के गिरे हुए नापसंदीदा लोग। समाज के गिरे हुए नापसंद लोग कौन होते हैं, चोर, डाकू, तवायफ, अड्डे वाली, धंधे वाले लोग, ठीक है, बलात्कारी, बुरे लोग, निचले लोग, ये सब इनके सारे टॉपिक हैं। ये समाज के गिरे हुए लोग हैं। यानी एक चोर इंसान को पता होता है, लोगों को पता होता है फला इंसान क्या है, चोर है, फला इंसान क्या है, चोर है। अब वो जिस गली से गुजरेगा तो लोग कहेंगे बेटे चोर है, बेटा वो कहीं है और चोर है। लोग जहां से गुजरेंगे लोग उसको नापसंदीदगी की नजर से ही देखेंगे। यही का क्या है दोस्तों, टॉपिक है। अपने अफसानों का मौजू बनाया और उन किरदारों के लिए इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा की कि अगर वो चोर है तो आपने कह तो दिया वो चोर है, लेकिन आप सोचें क्या वो चोरी अपनी मर्जी से कर रहा है, क्या चोरी करना उसका फन है, चोरी करना उसका पैशन है, वो चोरी अपनी खुशी से कर रहा है, नहीं, बल्कि उसकी चोरी करने के पीछे उसकी क्या मजबूरियां रही होगी कि आज वो चोर बना है। तो उनके लिए अपने दिल में क्या बनाई, मोहब्बत पैदा की इंसानों के लिए। ये इनका क्या रहा है, फन रहा है। उनके अफसानों में बला की जान है। उनके अफसानों में जब बातें का हम नोटिस करते हैं, उनके अफसानों को जब हम निगाह में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं में लगता है कि हाँ ये चीज़ें वही है जो आज समाज की क्या है, रियलिटी है। क्या है, रियलिटी है। तालीम में नाकामी के बाद, तालीम में नाकामी के बाद, बार बार फेल हो जाने के बाद मंटो जहनी एतबार से परेशान हो गए। इस दौरान ये सिगरेट नोशी और शराब और चरस वगैरह पीने में मुब्तला हो गए थे और दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते थे। जब इंसान कंटिन्यू क्या होता है, फेल होता है, दुनिया के किसी भी इम्तहान में, ज़रूरी नहीं वो एग्ज़ाम में ही फेल हो, दुनिया के किसी भी इम्तहान में अगर इंसान क्या होता है, फेल होता है, तो उसको क्या होता है, उसको बिल्कुल नाकामी हासिल होती है। और नाकामी की वजह से वो क्या होता है, परेशान होने लग जाता है और अपने गम भुलाने के लिए, अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेता है, किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेता है। कोई ज़्यादा सिगरेट पीने लग जाता है, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई किसी ना किसी गलत काम में लग जाता है। तो मंटो का हाल भी कुछ ऐसा ही था, कंटिन्यू फेल हो जाते थे, परेशान होकर ऐसा करने लगे थे। मंटो का अमृतसर के हॉस्टल में, ये हॉस्टल शिराज में आना जाना होता था। वहाँ उनकी मुलाकात बारी साहब से हुई, जो कि वो उस वक्त अखबार मुसावात के एडिटर थे। मंटो अमृतसर के एक हॉस्टल में आते जाते थे, हॉस्टल का नाम था हॉस्टल शिराज में, आते जाते थे। ये होटल ही है शायद, होटल शिराज में उनका आना जाना लगा रहता था। वहीं पर इनकी मुलाकात किससे होती है, बारी साहब से। किससे होती है, बारी साहब से। मंटो की लाइफ में बारी साहब का बहुत बड़ा क्या है, रोल है, जो कि मैं आपको आगे 2-4 लाइन में और बताऊंगा। बारी साहब से मुलाकात होने के बाद, बारी साहब कौन थे, एक अखबार निकलता था मसावात। अखबार क्या है, मसावात। मसावात कहते हैं बराबरी को, मसावात कहते हैं बराबरी। एक अखबार निकलता था, उसके क्या थे, एडिटर थे, एडिटर प्रकाशक थे। बारी साहब ने निहायत मुखलिसाना अंदाज में मंटो को सहाफत की तरफ माइल किया और उनको तीर्थराम फिरोजपुरी के नावल छोड़कर ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो की किताबें पढ़ने की तरगीब दिलाई। जब ये शराब नौशी में, सिगरेट नौशी में, सिगरेट पीने करने में और गलत काम में उलझे पड़े थे, तब बारी साहब की इनकी लाइफ में एंट्री होती है और कहते हैं ये सब चीज़ें बेकार है और उनको किसकी तरफ, सहाफत की तरफ। सहाफत कहते हैं पत्रकारिता, सहाफत कहते हैं
पत्रकारिता, लिखने लिखाने के काम की तरफ आपको क्या किया, रागिब किया, आपको खींचने की कोशिश की, बड़े मुखलिसाना, बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझाया, बिठाकर तसल्ली से कि ये सब चीज़ें गलत है और आपको सहाबत की तरफ क्या होना चाहिए, रागिब होना चाहिए, लौटना चाहिए। तो इससे पहले इनको तीर्थराम फिरोजपुरी के नॉवल, ये पहले तीर्थराम एक फिरोजपुरी नॉवल आता था, उस नॉवल को छोड़कर आपने ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो, ये दोनों बाहर के लेखक हैं, कहाँ के हैं, बाहर के, ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो, इनके नॉवल पढ़ने की तरफ आपने, इनकी किताब पढ़ने की तरफ तरगीब दिलाई कि आप इनके नॉवल पढ़ो ताकि आपका जहन खुले, अच्छे लोगों में, अच्छी सोहबत में अच्छी किताबें पढ़ोगे तो आपका दिमाग ओपन होगा, गलत लोगों में, गलत संगत में, गलत सोहबत में बैठोगे तो आप क्या जाओगे, बैकवर्ड होते जाओगे। मंटो ने बाद में खुद एतराफ़ किया कि अगर उनको बारी साहब ना मिलते तो वो चोरी या डाका के जुर्म में किसी जेल में गुमनामी की मौत मर जाते। मंटो खुद भी इस बात को कहीं अपने लेखन कला में, अपने लेखन में कबूल करते हैं इस बात को कि अगर बारी साहब मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मैं किसी ना किसी जेल में पड़ा होता और वहीं पर मेरी क्या हो जाती, मौत हो जाती, जिस तरह की संगत में, जिस लाइन पर मैं जा रहा था। बारी साहब की फरमाइश पर मंटो ने विक्टर ह्यूगो की किताब द लास्ट डे ऑफ ए कंडेम्ड मैन, लिख पाएंगे इतने में, यह है द लास्ट डे ऑफ कंडेम्ड मैन, ठीक है, किसकी किताब दोस्तों, विक्टर ह्यूगो, क्या नाम है इनका, विक्टर ह्यूगो, क्या नाम इनका, विक्टर ह्यूगो, इनकी किताब है द लास्ट डे ऑफ ए कंडेम्ड मैन का तर्जुमा 10-15 दिन के अंदर सरगुज़िश्ते असीर के नाम से कर डाला। बारी साहब ने इसे बहुत पसंद किया, इसकी इस्लाह की और मंटो साहिब किताब बन गए। ये इनका पहला कारनामा समझ लीजिए, जब इनकी अदब में, लिटरेचर में इनकी क्या होती है, एंट्री होती है। इनकी एंट्री किससे होती है दोस्तों लिटरेचर में, तर्जुमा निगारी से। ये एक सवाल शायद बनता नहीं है, पर अगर कोई अच्छा सवाल, अच्छा टीचर हो, मेरे जैसा सवाल, इंटेलिजेंट टीचर हो, तो ऐसा सवाल बनाया जा सकता है कि मंटो की एंट्री किससे होती है, अफसाना निगारी से, नॉवल निगारी से, खाका निगारी से या तर्जुमा निगारी से। मंटो ने सबसे पहला किया था, क्या था, तर्जुमा किया था, किसका, द लास्ट डे ऑफ ए कंडेम्ड मैन का तर्जुमा किया था सरगुज़िश्ते असीर के नाम से, और सिर्फ 10-15 दिन में ही पूरा ट्रांसलेशन कर दिया था। इस बात को बारी साहब ने बहुत पसंद किया और इस किताब को प्रकाशित किया और तभी से ये साहिब किताब बन गए, फाइनली किताब वाले बन गए। क्या बन गए, किताब वाले बन गए। इसके बाद मंटो ने ऑस्कर वाइल्ड के इश्तराकी ड्रामे वीरा का तर्जुमा किया, जिसकी इस्लाह अख्तर शिरानी ने की। बारी साहब उन्हें उन्हीं दिनों मसावात से अलग होकर खल्क से वाबस्ता हो गए। खल्क के पहले शुमारे में मंटो का पहला तबाजाद तमाशा, अफसाना तमाशा, अगस्त 1934 में शाया हुआ। यहां से आपका बनता है इंपॉर्टेंट सवाल, मंटो का पहला अफसाना कौन सा है, नाम क्या है दोस्तों, तमाशा। दूसरा सवाल, कब प्रकाशित हुआ था, अगस्त 1934 में। कहां पर प्रकाशित हुआ था, तो बताना क्या है, खल्क में। किससे हुआ था, खल्क में। खल्क पत्रिका में आपका पहला अफसाना क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था 1934 में हुआ था अगस्त, और नाम क्या था, तमाशा। आपका पहला अफसाना कौन सा है, तमाशा। ये चीज आपको याद रखनी है। मंटो अफसानों की दबी कुचली, मंटो इंसानों की दबी कुचली ख्वाहिशों को अपने किरदारों की मदद से जाहिर करते हैं। वो इंसानी नफ्सियात की गहराई में उतरकर इंसान की खूबियों और खामियों दोनों का पता लगाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान हैवान होकर भी अपनी इंसानियत नहीं खो सकता। एक इंसान कितना भी बड़ा हैवान हो जाए, कितना भी, ऐसे समझ लीजिए, कितना भी क्या हो जाए, तेज तर्राट हो जाए, कितना भी निर्दयी हो जाए, क्या हो जाए, कितना भी निर्दयी हो जाए, पर वो रहेगा तो इंसान का इंसान ही। इंसान कभी जानवर नहीं बन सकता, भले वो कितनी भी हद तक चला जाए। और उनकी दबी कुचली जिंदगी में, दबी कुचली ख्वाहिशों में डूबकर, उनकी लाइफ से जुड़कर, उनकी लाइफ की, उनकी ज़िंदगी की तह में जाकर आपने उनकी खूबियों और खामियों का क्या लगाया है, पता लगाया है, और उन्हीं को अपने अफसानों का क्या बनाया है, मौजू बनाया है। अफसानों का क्या बनाया दोस्तों, मौजू बनाया है। ठीक है।
ये तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे लेकिन बहुत जल्द इससे अलग हो गए। तरक्की पसंद तहरीक कब चली थी दोस्तों? 1936 में। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक स्टार्ट हुई थी। इससे वाबस्ता रहे, मुंसलिक रहे, थोड़े दिन जुड़े रहे, पर बाद में कुछ इंतशार हुआ, तो कुछ ख्यालात मैच नहीं हुए, तो बाद में आप उससे अलग हो गए। मंटो के तकसीम हिंद यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के मौजू पर लिखे गए अफसानों में टोबा टेक सिंह, मोजील, ठंडा गोश्त, खोल दो, सहाय, राम खिलावन, गुरुमुख सिंह की वसीयत, यजीद, लहरनाम कौर, डार्लिंग, इज्जत के लिए, वो लड़की और अंजाम बखैर वगैरह काबिल जिक्र हैं, जो उन्होंने किस टॉपिक पे लिखे थे? देश की बंटवारे पर, देश के बंटवारे के टॉपिक पे। सब बातें कहीं ना कहीं इनमें शाया होती है। पूरा टॉपिक वो नहीं था देश का बंटवारा, बस कहीं ना कहीं टॉपिक में ऐड है वो चीज़ें कि कहीं ना कहीं देश के बंटवारे को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं उनको आपने चीज़ इन अफसानों में कहीं ना कहीं ऐड किया है। मंटो ने अपने अफसानों में जिन्स को मौजू बनाया है। उनका ख्याल था कि गलाजत को छुपाने के बजाय उसे कुरेदना और साफ करना चाहिए। बेशक इससे बदबू फैलती है लेकिन इसके बगैर चारा नहीं। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप क्या कर लें, हेडलाइन आप नोट बना कर रख लें इस चीज़ को। ये ख्याल, ये लाइन कोट हो आती कई बार। ये किसका ख्याल है? ये ख्याल किसका दोस्तों? मंटो का है। मंटो ने अपने अफसानों में जिन्स को मौजू बनाया। जिन्स कह सकते हैं आप सेक्स वाले टॉपिक्स को आपने क्या बनाया है? मौजू बनाया, टॉपिक बनाया खास। इन बातों पर आपने लिखा है और वो कहते हैं कि उनका नजरिया ये है, हालांकि इस वर्ड को आप ब्लैक बोर्ड पर देख कर ही आपको ऐसा अजीब सा लगेगा, सर ने वर्ड लिख कैसे दिया, सर को शर्म नहीं है पढ़ाते, आपको ऐसा लगेगा। सोचो ये बात तो आज से 70-80 साल 100 साल पहले की बातें सारी है। उस टाइम में इनका लिखना समाज में क्या बदलाव ला सकता था। उनका नजरिया, उनका कहने का, उनका ख्याल ये था, गलाजत को छुपाने के बजाय, गलाजत कहते हैं दोस्तों गंदगी को, गलाजत कहते हैं दोस्तों गंदगी को। वो कहते हैं गंदगी को छुपाओ नहीं, छुपाने के बजाय उसे कुरेदना और साफ करना चाहिए। कोई गंदगी पड़ी है, कहीं कीचड़ पड़ा है, कहीं कोई कचरा पड़ा है, तो उसे ढकना बेहतर नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए? कुरेदना चाहिए, साफ करना चाहिए। माना बेशक इससे बदबू फैलती है, अगर कचरा साफ करेंगे तो नाक पर डाटा लगाना पड़ेगा, गंदगी ज्यादा होगी, बदबू भी ज्यादा आएगी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक गंदगी को आप साफ नहीं करोगे, गंदगी हटेगी नहीं। आप चाहे उस पर कितना ही कपड़ा डाल दें, कितना ही ढक दें, गंदगी कभी वहां से साफ होने वाली नहीं है। तो मेरे अफसानों के जो मौजू हैं वो समाज में फैली इन गंदगियों को मिटाने का काम करेंगे। इतनी बड़ी थॉट, इतनी बड़ी सोच लेकर वो ज़माने में चले थे। वो सोच नहीं बोला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन पर उरिया निगार और फहश निगारी के इल्जामात भी लगाए गए। मंटो के 5 अफसानों, काली शलवार, धुआं, बू, ठंडा गोश्त, खोल दो और एक ड्रामा भी है ऊपर नीचे दरमियान, पर फहाशी के इल्जामात के तहत फौजदारी के मुकदमे चलाए गए। वापस बैक आइए। इन पर उरिया निगार, उरिया कहते हैं नंगे को, उरिया कहते हैं नंगे को, इन पे नंगापन का इल्जाम लगाया गया। इन पे फहश निगार, फहश कहते हैं दोस्तों एडल्ट, अश्लील निगार कहा गया इनको, कि अश्लील चीजें फैलाता है बंदा, ये सही आदमी नहीं है, इसका अफसाने पढ़ना गलत चीज है। इस तरह के इल्जामात लगाए गए, लेकिन थॉट क्या था? मैंने बताया ना कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जिनका सोच समझ इनकी लगाए गए। मंटो के 5 अफसानों, काली शलवार, धुआं, बू, ठंडा गोश्त, खोल दो, इन सब पर क्या लगे? मुकदमे चलाए गए, इन पर केस चले इस बात के, और बाद में इनको जेल भी जाना पड़ा। इनके अफसाने अदबी दुनिया में एक तहलका मचा देते थे। लोग जब पढ़ते थे तो तहलका मच जाता था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों बाद उनकी कहानी ठंडा गोश्त पर फहाशी का इल्जाम लगा, अश्लीलता का इल्जाम लगा, और मंटो को 3 माह की कैद और 300 रुपए जुर्माना की क्या हुई दोस्तों? सजा हुई। क्या हुई दोस्तों? सजा हो गई। फिर उसी पाकिस्तान ने उनके मरने के बाद मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा। देखिए, एक बंदे की क्वालिटी होता है ना, कई बार जब बंदा जिंदा होता है तो उस टाइम उसकी वैल्यूएशन नहीं होती है, और मरने के बाद बड़ा याद आता, बड़ा अच्छा आदमी था। पाकिस्तान सरकार ने भी यही किया। किसके साथ? मंटो के साथ। कि जब मंटो ने अफसाना लिखा ठंडा गोश्त, तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया लोगों के द्वारा कि ये फहाश
फहाशी फैलाई जा रही है, अश्लीलता फैलाई जा रही है, उनको क्या करो, जेल में डालो। उन पर मुकदमा चला दिया लोगों ने और 3 माह के लिए इनको क्या डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया और 300 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। अब बताइए बंदा टेंशन में आएगा, डिप्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा? वो दारू पिएगा, शराब पिएगा, नहीं पिएगा? उन्होंने और ज़्यादा शराब पीना और ज़्यादा सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। फिर उनके मरने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने निशान इम्तियाज़, जैसे हिंदुस्तान में होता है ना भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह का अवार्ड होते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में एक अवार्ड होता है निशान इम्तियाज़, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। वो किसको दिया दोस्तों? मंटो को दिया। किसको दिया दोस्तों? मंटो को दिया। यहाँ पर इनकी अदबी ज़िंदगी और शुरू होती है और ख़त्म होती है इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी पर्सनैलिटी, क्या इंसान थे ये। अब बात करते हैं अदबी ज़िंदगी और सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों यहीं से बनते हैं। उर्दू अफसानवी अदब में सादत हसन मंटो का शुमार पहली सफ के फनकारों में होता है। टॉप मोस्ट आदमी है, सबसे बढ़िया अफसाना निगार माने जाते हैं। कॉलेज के दौरान हिलाल रिसाले से वाबस्ता रहे। अमृतसर से निकलने वाले अखबार मसावात में भी कॉलम लिखा करते थे। मसावात मैंने बताया ना किनका है, बारी साहब जब उसके एडिटर थे, तो अखबार था मसावात, इसमें कॉलम भी लिखा करते थे। जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हिलाल एक रिसाला, रिसाले को बोलते हैं पत्रिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिसाला यानी पत्रिका। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैगजीन। क्या बोलते हैं? मैगजीन। ठीक है, इसको इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलते हैं? रिसाला। क्या बोलते हैं? रिसाला। बहुवचन इसका क्या है? रिसाले। क्या है? रिसाले। कॉलेज के दौरान हिलाल रिसाले से वाबस्ता रहे, इस पत्रिका से वाबस्ता रहे और अमृतसर से निकलने वाले अखबार मसावात में आपने कॉलम भी लिखे। 1934 में उन्होंने तमाशा के नाम से अपना पहला अफसाना लिखा था। इनका पहला अफसाना कौन सा था? तमाशा। कब लिखा था? 1934 में। और प्रकाशित किस में हुआ था दोस्तों? खल्क में। किस में हुआ था? खल्क में। ठीक है, पहले बता चुका हूं मैं। इसके बाद 1936 में मुंबई चले गए और वहां मुसव्विर नामी एक हफ्तावारी रिसाले में मुदीर की हैसियत से वाबस्ता रहे। मुदीर किसे कहते हैं दोस्तों? मुदीर कहते हैं एडिटर को। किसे कहते हैं? एडिटर। मुदीर यानी एडिटर। ठीक है, संपादक समझ लीजिए। कौन सा? मुंबई जाने के बाद 1936 में कहाँ गए थे? मुंबई गए थे। मुसव्विर नाम का एक हफ्तावारी यानी साप्ताहिक एक रिसाला था, एक पत्रिका थी, उसके एडिटर की हैसियत से आपने काम भी किया। 1941 में दिल्ली गए और ऑल इंडिया रेडियो फीचर निगार और ड्रामा नवीस बने, लेकिन 1942 में वापस मुंबई चले गए। इसके बाद फिल्मी दुनिया का रुख किया और फिल्मों के लिए मंजर और मुकालमे लिखा करते थे। कहाँ गए? पहले दिल्ली गए और दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो फीचर निगार बने और ड्रामा नवीस यानी रेडियो के लिए भी ड्रामे लिखे। रेडियो पर कहानी सुनाना, ड्रामा सुनाना काम था, वो काम आपने किया। बाद में मन नहीं लगा तो 1942 में कहाँ चले गए? मुंबई वापस चले गए और फिल्मी दुनिया में, फिल्मी दुनिया के लिए क्या लिखे हैं? मुकालमे। मुकालमे का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायलॉग। क्या होता है? डायलॉग। फिल्मी दुनिया के लिए क्या लिखे हैं? डायलॉग लिखे हैं, मंजर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्क्रीन प्ले लिखे हैं आपने। ठीक है। तकसीम मुल्क, हिंदुस्तान के बंटवारे, विभाजन के वक्त मंटो 1947 में मुंबई से ही पाकिस्तान चले गए, जहां अफसाना निगारी जारी रखी। आप जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो आप कहाँ चले गए? मुंबई से ही सीधा कहाँ आपने ट्रेन पकड़ ली? सीधी पाकिस्तान की, और वहां जाकर भी आप अफसाने लिखते रहे। आखिरी 3 साल उनके बड़ी मुश्किलात में गुजरे। खराबी सेहत की वजह से 2 बार पागल खाने भी चले गए। जब कंटिन्यू इंसान एडिक्ट हो जाता है, जब कोई इंसान क्या हो जाता है? एडिक्ट हो जाता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसका इलाज करना पड़ता होता है। लेकिन आप शराब नोशी के, सिगरेट के इतना आदी हो चुके थे कि आपको 2 बार क्या भेजना पड़ा? पागल खाने भी भेजना पड़ा। इन्होंने इस्मत चुगताई को खत भी लिखे कि मुझे वापस हिंदुस्तान बुला लो, लेकिन वापस ना आ सके और पाकिस्तान में इनकी क्या हो गई दोस्तों? वफात हो गई। बहुत कम साल जिए दोस्तों, सिर्फ 42 साल। कितने? 42 साल 8 महीने और 4 दिन। ठीक है, ये पूरा इनका ब्यौरा था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ 42 साल आपकी ऑलमोस्ट क्या रही है? उम्र रही है। बहुत कम उम्र में आपका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। इस्मत चुगताई को आपने खत भी लिखे, क्योंकि इस्मत चुगताई वो दूसरी शख्स है जिन पर फहाशी के सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगे हैं। इस्मत चुगताई भी जो लिखती थी उसमें भी कहीं ना कहीं फहाशी वगैरह जैसे टॉपिक रहा करते थे। अब सबसे लास्ट और सबसे
इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हटता नहीं तो थोड़ा इसको छोटा कर देता, थोड़ा इसको। थोड़ा इसको मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, मे भी आपको अब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों तसानीफ के बारे में, जो सबसे मेन टॉपिक है, और तसानीफ से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इम्तिहान में क्या होता है, कभी भी कोई भी 1, 2, 3 और चौथा कोई दूसरा कोई भी ले लिया जाता है और पूछते हैं इनमें से कौन सा अफसाना मंटो का नहीं है, या 3 कोई और दे दिया जाता है और किसी भी एक को पकड़ लिया जाता है और पूछते हैं बताइए इनमें से मंटो का अफसाना कौन सा है। तो आपको मंटो के अफसाने क्या रखने हैं दोस्तों, याद रखने हैं। मंटो के अफसाने क्या रखने हैं, सारे आपको याद रखने हैं। जो अहम है, जो सबसे ज्यादा फेमस रह चुके हैं, आपको सिर्फ वो क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो मंटो के अहम अफसाने कौन से हैं, बहुत सारे लिखे हैं, जो खास है, जो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। तौबा टेक सिंह, सड़क के किनारे, 10 रुपए, बिस्मिल्लाह, मिस्री की डली, बाबू गोपीनाथ, मोजील, आखिरी सिलवट, धुआं, तमाशा, बांझ, जानकी, नया कानून, जेब का कफन, मंतर, तरक्की पसंद, शराबी, चूहेदान, टेढ़ी लकीर, चौदहवीं का चांद, भंगन, चुगद, फरिश्ता, झूठी की कहानी, कुदरत का उसूल, काला कानून, काली शलवार, लाइसेंस, शांति और रिश्वत। जैसे कि आपने इन 20-25 जो नाम दिए गए हैं, 2-4 नाम आपने देख लिए होंगे कि नाम से पता लगता है कि इनके टॉपिक कैसे हो सकते हैं, किस तरह के इनके टॉपिक रहा करते थे। इस टॉपिक की वजह से ही लोग क्या रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे मंटो से, बहुत ज़्यादा। ये मंटो के अहम अफसाने हैं। इन सब की शक्ल एक बार आपको याद रखनी है, आप चाहे तो उसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंटो के अफसानों के मजमुए, ये सारे तो नहीं पूछे जाते, इनमें से कुछ कुछ नाम आपको याद रखने हैं और मैंने डेट वाइज सबको जमाया है सीक्वेंस से, आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा। मंटो का जो पहला अफसानी मजमुआ है दोस्तों, ये है आतिशपारे। क्या है, आतिशपारे। कब रिलीज हुआ, कब प्रकाशित हुआ, 1936 में। ये आपके लिए क्या है, IMP, ये आपको याद रखना है। मंटो का अफसाने 1940 में, धुआं 1941 में, अफसाने और ड्रामे 1943 में, लज्जत संग 1947 में, चुगद 1948 में, खाली बोतलें खाली डिब्बे 1950 में, ठंडा गोश्त 1950 में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नमरूद की खुदाई 1950 में, बादशाहत का खात्मा 1951 में, यजीद 1951 में, पर्दे के पीछे 1953 में, सड़क के किनारे 1953, सरकंडों के पीछे 1953। ये सारे इनके क्या अफसानों के मजमुए हैं। कुछ और हैं 2-4 नाम। फंदे 1954, बगैर इजाजत 1955, बुरके 1955, शिकारी औरतें 1955, रत्ती औरतें 1955, रत्ती माशा और तोला 1955। इसके अलावा अनारकली, एक मर्द, शादी वगैरह इनके अहम मजमुए हैं, जो आपने अफसानों के मजमुए लिखे हैं। 2-4 नाम आपको याद रखने हैं खास, बाकी सब याद रखना जरूरी नहीं है। डेट वगैरह का इतना इशू नहीं रहेगा। आपसे अगर पूछा जाएगा इम्तिहान में, यही पूछा जाएगा आतिशपारे कब लिखा गया, पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, एक पूछा जाता है ठंडा गोश्त। क्या पूछा जाता है, ठंडा गोश्त। खाली बोतलें खाली डिब्बे भी चाहो तो याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं नॉवेल के बारे में। इन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही नॉवेल लिखा है, उस नॉवेल का नाम है बगैर उन्वान के, ये जिसका कोई टॉपिक नहीं हो। उन्होंने नाम ये लिखा है, क्या है, बगैर उन्वान के इनके नॉवेल का नाम है, जो 1954 में क्या हुआ, शाया हुआ, प्रकाशित हुआ है। रेडियो ड्रामे, आपने रेडियो में काम किया है, तकरीबन 100 रेडियो ड्रामे भी लिखे हैं जो मुतवातिर नश्र हुए हैं, मुतवातिर यानी लगातार, जिनमें 3 औरतें और आओ इनके मजमुए हैं। 3 औरतें और आओ इनके मजमुए हैं। इन्होंने लिखे खाके। क्या लिखे हैं दोस्तों, खाके। खाके मतलब खाके पी के नहीं, खाके मतलब खाका, स्केच। गंजे फरिश्ते 1952 में, लाउड स्पीकर 1955 में और शख्सियतें के नाम से शाया हुए हैं। ये आपको क्या करने हैं दोस्तों, याद रखने हैं। 1955 में लाउड स्पीकर, 1952 में गंजे फरिश्ते के खाकों के क्या है, मजमुए हैं, जो बारहा बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है। गंजे फरिश्ते किसका, खाकों का मजमुआ है। मंटो ने मुख्तलिफ शख्सियात पर कुल 22 खाके लिखे। कितने लिखे दोस्तों, कुल 22 खाके लिखे। उनके नाम देख लीजिए, ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। मंटो ने मुख्तलिफ शख्सियात पर कुल 22 खाके भी लिखे हैं, जिनमें मीरा साहब, आगा हशर से 2 मुलाकातें, अख्तर शिरानी से चंद मुलाकातें, 3 गोले, बारी साहब, इस्मत चुगताई,
मुरली की धुन, परी चेहरा नसीम, अशोक कुमार, नरगिस, किश्त जाफरां, बाबूराव पटेल, दीवान सिंह मफ्तू, नूरजहां, नवाब काश्मीरी, सितारा, चिराग हसन हसरत, पुर असरार नैना, रफ़ीक गजनवी, पारो देवी, अनवर कमाल पाशा, ये सारे कौन से हैं इनके दोस्तों? खाके हैं। क्या है? खाके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी उम्मीद करता हूं कि मंटो से रिगार्डिंग मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। मंटो से रिगार्डिंग जितने भी डिटेलिंग में, आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि सिर्फ RMSSB में आएगा, आपकी जगह RPSC में आएगा, ये UGC नेट तक भी इससे ज़्यादा सवाल आपसे कभी पूछे नहीं जाते हैं। रही बात, एक आपने बार बार नोटिस किया होगा कि कंटिन्यू यहाँ पर कुछ लोगों जैसा कुछ बना हुआ रहा है गूगल प्ले, तो ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए गूगल प्ले पर यानी प्ले स्टोर पर, कहाँ पर दोस्तों? प्ले स्टोर पर आपके लिए ऐप लॉन्च किया जा चुका है। आप चाहें तो वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लें और वहीं से आपको टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी बहुत जल्द। चूंकि ऐप अभी नया है इसलिए हर चीज़ को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको 7-8 दिन या 10 दिन का इंतजार करना है ताकि आपको MCQ प्रोवाइड करवाए जा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।